दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। करीब 12:44 पर अचानक धरती हिलने लगी। रिक्टर स्केल में भूकंप की तीव्रता 6.5 आंकी गई है। ये झटके 2 से 3 मिनट तक महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान का हिंदू कुश था। उत्तर भारत में दिल्ली एनसीआर, जयपुर और चंडीगढ़ में भूकंप के झटके महसूस किए गए। पंजाब, जम्मू कश्मीर में तेज झटकों ने लोगों को खूब डराया। लोगों में भूकंप और उसके बाद के झटकों से खौफ फैल गया। आधी रात को आए इस ज़लज़ले में अभी तक किसी भी तरह की जानमाल की क्षति की कोई सूचना नहीं है। जब मैं अपने बेड पे लेटा हुआ था तो अचानक से बेड हिलने की आवाज़ हुई, तो मुझे लगा, हाँ महसूस पूरा बॉडी पूरा हिलने लगा। फिर जैसे मैं कंबल उड़ गया, फैन मेरा पूरा हिल रहा था। फिर मैंने बगल वाले भैया को जैसे बोला, भैया भूकंप, बोला हाँ यार मैंने भी फील किया है। इस भूकंप का सबसे ज्यादा असर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और पीओके में महसूस किया गया। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान और तजाकिस्तान की सीमा के नजदीक था। नवंबर के आखिरी हफ्ते और 7 दिसंबर को भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। जानकारों के मुताबिक भूकंप का केंद्र काफी गहराई पर होने की वजह से नुकसान ज्यादा नहीं हुआ। सऊदी अरब से देर रात वापस लौटे 3 भारतीय। एयरपोर्ट पर परिवार वालों ने इनका भव्य स्वागत किया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पहल पर सभी भारतीयों की वापसी हुई है। दरअसल केरल के इन 3 लोगों की सऊदी अरब में बुरी तरह पिटाई का वीडियो वायरल हो गया था, जिसके बाद भारत सरकार ने इनकी वापसी के लिए सऊदी सरकार से बात की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार शाम करीब 5 बजे अचानक पाकिस्तान के लाहौर पहुंच गए और दुनिया को चौंका दिया। मोदी अफगानिस्तान से लौटते वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के जन्मदिन के मौके पर बधाई देने पहुंचे। पैलेस पहुंचने पर मोदी का स्वागत नवाज शरीफ के भाई ने किया। रायविंड पैलेस में मोदी की मौजूदगी में शरीफ का 67वां जन्मदिन मनाया गया। पीएम ने नवाज की नातिन मेहरुनिसा की शादी पर भी शुभकामनाएं दी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने पीएम मोदी को अपनी मां से मिलवाया। प्रधानमंत्री मोदी ने परंपरा को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की मां के पैर छुए। मोदी के लिए शानदार जायके का इंतजाम किया गया था। जायके में मोदी के लिए शुद्ध शाकाहारी भोजन परोसा गया। मोदी के लाहौर हवाई अड्डे पर उतरने से लेकर उन्हें वापस छोड़ने तक पूरे 2.5 घंटे शरीफ उनके साथ रहे। मोदी ने पाक प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की तारीफ करते हुए लिखा, लाहौर हवाई अड्डे पर मेरे स्वागत के लिए आने और मुझे विदा देने के लिए भी वहां मौजूद रहने से मैं निजी तौर पर बहुत प्रभावित हुआ हूं। माना जा रहा है कि आपसी रिश्तों को सुधारने की दिशा में ये एक बड़ी पहल होगी। दोनों नेताओं की मुलाकात की बुनियाद शुक्रवार को ही अचानक पड़ी। बीजेपी की तरफ से कहा गया कि काबुल से प्रधानमंत्री ने नवाज शरीफ को उनके जन्मदिन पर बधाई दी। बदले में शरीफ ने मोदी को लाहौर आने का न्योता दे दिया। मोदी ने इस न्योते को कबूल किया और ट्वीट पर लाहौर जाने की जानकारी दी। दिल्ली एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज मौजूद थीं। एयरपोर्ट से बाहर बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पीएम का जयकारा लगाया। एयरपोर्ट से पीएम सीधे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के घर पहुंचे। पीएम मोदी ने अटल को 91वें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। 15 जनवरी को भारत और पाकिस्तान के बीच विदेश सचिव स्तर की बैठक होनी है। ये बैठक पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में दोनों देश सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। इसमें आतंकवाद, सीमा विवाद, कश्मीर समेत तमाम मुद्दे शामिल होंगे। कांग्रेस ने पीएम के लाहौर दौरे का विरोध किया है। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा कि पीएम का पाक दौरा राष्ट्रहित में नहीं है। अरविंद केजरीवाल और नजीब जंग की अदावत का नया अध्याय शुरू हो चुका है। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने डीडीसीए को लेकर चल रहे विवाद के बीच घोटाले की जांच के लिए एक सदस्यीय गोपाल सुब्रमण्यम के जांच आयोग पर सवाल उठाए हैं। एलजी के मुताबिक जांच आयोग का गठन गैरकानूनी है, क्योंकि इसके लिए उपराज्यपाल और केंद्र की सहमति नहीं ली गई। इस विरोध में केजरीवाल ने नजीब जंग पर आरोपों की बौछार लगा दी। एलजी साहब को इस्तेमाल करना चालू कर दिया जेटली साहब ने, उसको नल एंड वॉइड कराने के लिए। तो जेटली साहब कमीशन ऑफ इंक्वायरी के साथ कोऑपरेट करें और एलजी का दुरुपयोग करना बंद करें। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को पद से बर्खास्त करने की मांग की है। गहलोत के मुताबिक ललित मोदी को मदद पहुंचाने के लिए लंदन की अदालत में वसुंधरा ने गलत हलफनामा दायर किया और इसकी जानकारी भारत सरकार को नहीं दी। लिहाजा वसुंधरा को पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने केंद्र सरकार पर राज्य के 17,000 करोड़ रुपए को रोकने का आरोप लगाया है। गोगोई के मुताबिक इसमें पेट्रोलियम रॉयल्टी की रकम भी शामिल है। गोगोई ने केंद्र पर मनरेगा
और दूसरे ऐसे ही अनुदानों पर केंद्र की रोक पर सवाल उठाए हैं। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने शुक्रवार को पटना में घुड़सवारी की। बिहार मिलिट्री पुलिस के घोड़े को मंत्री तेज प्रताप के आदेश पर लाया गया। तेज प्रताप ने 10 सर्कुलर आवास से 5 देश रत्न आवास तक की हॉर्स राइडिंग का मजा लिया। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के पैतृक गांव सैफई में आज से सैफई महोत्सव की शुरुआत हो रही है। सैफई महोत्सव का शुभारंभ मुलायम सिंह यादव और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव करेंगे। इस मौके पर 2000 स्कूली बच्चे लोकधारा का कार्यक्रम पेश करेंगे। जिले के सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने सैफई में डेरा जमा लिया है और महोत्सव की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके अलावा प्रदेश सरकार के कई मंत्री, सांसद, विधायक सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता भी इस महोत्सव में शामिल होंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के नए वाइस चांसलर पर आज मानव संसाधन विकास मंत्रालय में सचिव स्तर की बैठक होगी। खबर है कि नए वीसी के लिए यूनिवर्सिटी की कमेटी ने 10 नामों की सूची केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय को भेज दी है। अब इनमें से सर्च कमेटी 4 लोगों के नाम चुनकर राष्ट्रपति को भेजेगी। इन्हीं 4 लोगों में से एक डीयू का नया वीसी होगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के एक विधायक अमानतुल्लाह खान के बच्चों का स्कूल में एडमिशन रद्द कर दिया गया है। एडमिशन रद्द इसलिए किया गया क्योंकि विधायक के पास बच्चों की फीस जमा करने के पैसे नहीं हैं। दिल्ली के ओखला क्षेत्र से विधायक अमानतुल्लाह के मुताबिक कम सैलरी होने की वजह से पिछले 7 महीने से बच्चों की फीस नहीं भर पा रहे थे। पिछले कुछ टाइम से, पिछले 6-7 महीने से मैं स्कूल की फीस जमा नहीं कर पा रहा था। इस वजह से उन्होंने जो है मेरे बच्चों का नाम काट दिया। मुझे मैसेज मिला और मुझे बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा दुख हुआ कि आज मैं MLA हूँ, उसके बावजूद मैं अपने बच्चों की फीस जमा नहीं कर पाया। दिल्ली के बिजवासन में लोगों ने खुद ही नगर निगम के फ्लाईओवर का उद्घाटन कर दिया, जिसको 4 साल पहले बनकर तैयार हो जाना चाहिए था। नगर निगम की लेट लतीफी और कई तकनीकी कारणों से फ्लाईओवर शुरू नहीं हो पा रहा था। अब जब निगम के इस प्रोजेक्ट का एक हिस्सा यानी फ्लाईओवर बनकर तैयार हो गया था तो लोगों से रहा नहीं गया और निगम द्वारा फ्लाईओवर पर रखे बड़े पत्थरों को निजी क्रेन से हटवाकर खुद ही रिबन भी काट दिया। बिहार के गया के खिजर सराय में किसानों ने धान की सरकारी खरीदारी न होने के विरोध में खेतों में लगे धान के पौधे जला डाले। किसानों के मुताबिक वो 7 रुपए किलो धान बेचने को मजबूर हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई खरीदने को तैयार नहीं है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे किसानों में जबरदस्त निराशा है। बिहार सरकार पर मदद न करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। मुजफ्फरनगर में मुस्लिम शिया समाज के धर्मगुरु के साथ सैकड़ों लोगों ने देश भर में ISIS और आतंकवाद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। शहर में निकाले गए जुलूस में ISIS के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। रैली के आयोजकों ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भी ज्ञापन सौंपा। केंद्रीय इस्पात मंत्री नरेंद्र तोमर ने देश में इस्पात संकट की बात कही है। केंद्रीय मंत्री के मुताबिक चीन में बढ़ रहे इस्पात के उत्पाद और इसकी भारत में लगातार की जा रही डंपिंग के चलते ये संकट खड़ा हुआ है। हालांकि नरेंद्र तोमर ने दावा किया है कि सरकार इससे निपटने का प्रयास कर रही है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में पुलिस भर्ती के लिए बड़ी संख्या में नौजवानों ने अर्जी दी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 4000 जवानों की नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे हैं। हालांकि पुलवामा के इस कैंप से सिर्फ 138 सिपाहियों की भर्ती की जाएगी। कांस्टेबल बनने के लिए छात्रों को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं की परीक्षा में पास होना जरूरी है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए आंदोलन तेज कर दिया गया है। संगम के ठीक नजदीक हुए इस प्रदर्शन के दौरान संस्था से जुड़े लोग हाथों में लाल झंडा लिए हुए थे और प्रदर्शन के साथ ही वहां मौजूद श्रद्धालुओं को नसीहत भी दे रहे थे। संस्था से जुड़े लोगों ने सड़क जाम के दौरान केंद्र और यूपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनसे गंगा पर राजनीति करने के बजाय इसे प्रदूषण मुक्त किए जाने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की। एयर इंडिया ने मुंबई से सूरत और ग्वालियर के लिए उड़ानों का संचालन शुरू करने का ऐलान किया है। इन उड़ानों के लिए ATR 72-600 विमान का उपयोग किया जाएगा। नई उड़ानों से इन दोनों शहरों का मुंबई से संपर्क बढ़ेगा और ये व्यापार और सैर सपाटे के लिए यात्रा करने वालों के लिए वरदान होंगी। दोनों उड़ानें मुंबई सूरत मुंबई और मुंबई ग्वालियर मुंबई सप्ताह में 3 दिन शुक्रवार, शनिवार और रविवार को संचालित की जाएंगी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने तिरुपति में भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन किए और पूजा की। मंदिर में वैदिक मंत्रों का जाप हुआ। इस मौके पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू और राज्यपाल ESL नरसिम्हन भी मौजूद थे। ऑपरेशन विश्वास के तहत पटना पुलिस ने छापेमारी कर बीती रात 27 कुख्यात अपराधियों को पटना जिले के अलग अलग थाना इलाकों से गिरफ्तार किया, जिसमें टॉप 10 में आने वाले बदमाश भी शामिल हैं। गिरफ्तार बदमाशों में नटवरलाल नाम के नकली स्टैंप बनाने वाले व्यक्ति को भी पकड़ा गया है। इसके पास से करीब 1,52,000 रुपए के नकली स्टैंप की बरामदगी हुई है।
गुजरात के राजकोट में पत्नी के साथ छेड़खानी करने पर छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को जलाकर मारने की कोशिश की। आरोपी ने वारदात को अंजाम देने के लिए मिट्टी के तेल का इस्तेमाल किया। पुलिस के मुताबिक रात को सोते वक्त बड़े भाई पर तेल छिड़ककर उसे आग के हवाले कर दिया। पीड़ित अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती कराया गया है। अलीगढ़ के थाना अकराबाद में एक 15 साल की नाबालिग की हत्या कर दी गई। नाबालिग लड़की के साथ खेत पर उसके पड़ोसी ने रेप की कोशिश की थी। नाकाम रहने पर उसने लड़की के शरीर पर चाकू से 15 बार किए। लड़की की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई, जबकि आरोपी परिवार समेत गांव छोड़कर फरार हो गया। सहारनपुर के थाना बेहट इलाके के लोदीपुर गांव में देर रात हुए एक हादसे में 2 मासूम सगे भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ठंड से बचने के लिए दोनों भाई सूखी घास बिछाकर सोए हुए थे। सुबह किसी वक्त पुआल में संदिग्ध हालत में आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते उसने पूरे छप्पर से बने कमरे को अपनी चपेट में ले लिया और दोनों मासूमों की जलकर मौत हो गई। रायपुर के मेडिकल कॉलेज में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक शख्स ने कॉलेज की छत से कूदकर अपनी जान दे दी। अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक खुदकुशी करने वाले शख्स के पिता अस्पताल में भर्ती थे। उनकी बीमारी की वजह से राजेंद्र बेहद तनाव में था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पटना सिटी के दीदारगंज रेलवे ट्रैक के पास युवक की लाश मिलने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। विरोध में परिवार वालों ने आगजनी कर लाश के साथ स्टेट हाईवे दीदारगंज के पास घंटों जाम लगाया। परिवार के मुताबिक बीती रात किसी ने पहले उसे सर में गोली मार दी और फिर रेल ट्रैक के पास लाश को फेंककर फरार हो गया। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत की असल वजह का खुलासा करेगी। आजमगढ़ में एक सेल्समैन की मात्र 30 रुपए के लेन देन के विवाद में हत्या कर दी गई। हत्यारों ने युवक को चाकुओं से गोदकर मार डाला और मौके से फरार हो गए। पुलिस मौके पर लगी सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। राजस्थान के जालौर में एक 16 साल की नाबालिग लड़की के साथ 2 साल से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़ित लड़की के मुताबिक वारदात को मकान मालिक ही अंजाम दे रहा था। पीड़िता के मुताबिक जब भी उसने अपनी मां से इसकी शिकायत की तो जवाब में चुप रहने को कहा गया। हालांकि लंबे उत्पीड़न के बाद लड़की ने पुलिस में मामले की शिकायत की है। होशंगाबाद जिले में रेत माफिया का आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। नर्मदा और तवा नदी के किनारे बड़े पैमाने पर रेत की अवैध ढुलाई की जा रही है। पुलिस ने 220 वाहनों को रेत के साथ जब्त किया है। इन पर करीब 55 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। लातेहार में पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। इस ऑपरेशन में 3 सिलेंडर बम, 16 केन बम और 22 देसी बम बरामद किए गए हैं। अभियान में सीआरपीएफ, कोबरा, जेजे के साथ जिला पुलिस बल के जवान थे। पकड़े गए नक्सली पर लातेहार में कई मामले दर्ज हैं। पुलिस उसकी गिरफ्तारी को बड़ी कामयाबी मान रही है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में दूध से भरे टैंकर को लूट लिया गया। पुलिस के मुताबिक इस लूट कांड में टैंकर ड्राइवर की भूमिका संदिग्ध दिख रही है। टैंकर में लगे जीपीएस सिस्टम से खुलासा हुआ है कि ड्राइवर ने अपने तय रूट से अलग रास्ता लिया। पुलिस अब जांच कर रही है कि नए रूट पर आखिर वो क्यों गया और अगर गया तो इसकी सूचना पहले किसी को क्यों नहीं दी गई। उत्तर प्रदेश के आगरा में डबल मर्डर का मामला सामने आया है। 2 युवकों की गोली मारकर हत्या की गई। यह हत्या आगरा जयपुर हाईवे के फतेहपुर सीकरी के टोल प्लाजा के पास की गई है। वारदात की जगह के पास ही एक पुलिस चौकी भी है, लेकिन बेखौफ बदमाशों ने इसके बावजूद इस वारदात को अंजाम दिया और आसानी से फरार भी हो गए। रूस ने आईएसआईएस के ठिकानों पर जबरदस्त हमला किया है। इस हवाई हमले में आईएसआईएस को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। रूसी लड़ाकू विमानों ने तेल के टैंकरों को निशाना बनाया है। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि अब तक हुए हमले में आईएसआईएस के 2000 से ज्यादा टैंकरों को तबाह किया गया है। रूस ने इन हमलों की तस्वीरों को भी साझा किया है। हवाई हमले के साथ ही रूस ने क्रूज मिसाइल से भी हमला किया। ये मिसाइल सबमरीन से दागी गई हैं। सीरिया के प्रमुख विद्रोही गुट जैश-उल इस्लाम के कई नेता दमिश्क के नजदीक हुए हवाई हमले में मारे गए हैं। सीरिया की सेना के मुताबिक जैश-उल इस्लाम का संस्थापक सदस्य 44 साल का ज़हरून अलूश भी रॉकेट से हुए इस हमले में मारा गया। सऊदी अरब समर्थित ये विद्रोही गुट राजधानी दमिश्क के आसपास के इलाकों में सक्रिय है। आईएसआईएस ने एक बार फिर बर्बरता की सारी हदें पार की हैं। बंधकों के अंगों को निकालकर बेचने का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। सीरिया में अमेरिकी दल को आईएसआईएस के नए और खौफनाक सच का पता चला है। ये खुलासा तब हुआ जब एक छापे के दौरान अमेरिकी फौज ने दस्तावेजों को जब्त किया। कुवैत में तैनात अमेरिकी सैनिकों ने घर से दूर क्रिसमस का जश्न मनाया। इस समारोह में सेना के अफसर भी शामिल हुए। कुवैत में 18,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। ये तैनाती 1990 में की गई थी। चीन के पूर्वी शानडोंग प्रांत में एक जिप्सम खान के धंस जाने से 6 खनिज श्रमिक उसके नीचे दब गए हैं।
कुछ दिन पहले चीन के एक दक्षिणी शहर में भूस्खलन से 4 लोगों की जान चली गई थी, जबकि 75 अन्य लापता हो गए थे। पिंगयुई काउंटी के सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि बाओटाई टाउनशिप में जिप्सम की खदान जब धंसी तब वहां 29 लोग काम कर रहे थे।